आपदा में गायब हुए श्रद्धालुओं के परिवार वालों में दिखा गुस्सा। देहरादून में नाराज लोगों ने रोड जाम कर किया हंगामा। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के खिलाफ लगाए नारे। यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने लगातार दूसरे दिन किया सच का सामना। पॉलीग्राफी टेस्ट में सीबीआई ने पूछे 200 से ज्यादा सवाल। मेरठ में चेकिंग के दौरान कार ने 2 सिपाहियों को रौंदा, मौके पर हुई मौत, आरोपी फरार। मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी में नहीं रुक रही दरिंदगी। बस्ती में नाबालिग बच्ची से बलात्कार के बाद हत्या का प्रयास। आरोपी और उसके परिवार वालों ने नाबालिग को किया आग के हवाले। जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है बच्ची। वाराणसी में तेजाब की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, अफरा तफरी का माहौल। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। और नोएडा में जहरीली गैस ने ली 4 मजदूरों की जान। पानी की मोटर चलाने बोरिंग में घुसे थे मजदूर। उत्तराखंड में आई तबाही नहीं है दैवीय आपदा। इस तबाही को हमने बुलाया, विकास के नाम पर पहाड़ों को रुलाया। रोए पहाड़ तो विकास बना विनाश। नमस्कार, आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। विकास होना चाहिए, विकास हो ये भला कौन नहीं चाहेगा। विकास से लोगों को सुविधाएं मिले ये किसे अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन जरा रुकिए, सोचिए, जब विकास लोगों की बलि मांगने लगे, जब विकास विनाश का पैगाम लेकर आए, तो भला ऐसा विनाशकारी विकास कौन चाहेगा। कुछ ऐसा ही हाल इन दिनों उत्तराखंड का है। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स को दरकिनार किया गया। तमाम जो सर्वे हुए, जो साइंटिफिक रिपोर्ट्स आई, उनको दरकिनार किया गया। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की अधिसूचना को ठेंगा दिखाया गया। प्रदेश में बीजेपी या कांग्रेस किसी की भी सरकार रही हो, इको सेंसिटिव जोन को बनाने की जहमत किसी ने नहीं उठाई। लगातार अवैध खनन की शिकायतें आती रहीं। सरकार कान में तेल डाले सोती रही। विकास के नाम पर पहाड़ पर दबाव बढ़ता गया और आखिरकार पहाड़ फूट पड़ा। और विकास रूपी इसी विनाश ने हजारों बेकसूर लोगों की जिंदगी को एक झटके में खत्म कर दिया। जी, यह हकीकत है। इस मुद्दे पर बात करेंगे अमिताभ अग्निहोत्री जी, हमारे मैनेजिंग एडिटर हमारे साथ दिल्ली से हैं। आपको हम लखनऊ लेकर चलेंगे। हमारे स्थानीय संपादक उत्तर प्रदेश के गोविंद पंत राजू हमारे साथ हैं। आपको देहरादून लेकर चलेंगे। 3 खास मेहमान, प्रकाश पंत साहब, आप बीजेपी के नेता हैं। भाई सुरेंद्र अग्रवाल साहब, आप कांग्रेस के नेता हैं। और जयसिंह रावत साहब हैं, आप पत्रकार हैं और पर्यावरणविद हैं। आप सभी लोगों से इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर 1 घंटे तक एक एक करके चर्चा करूंगा। सबसे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाता हूं और समझाने की कोशिश करूंगा कि विकास का जो सवाल है वो विनाश कैसे बन गया। क्या ये मैन मेड कैलामिटी है? क्या ये मानवीय बुलावे पर आई आपदा है? और सरकारों ने इस आपदा की अनदेखी की, क्या ये माना जाए? ये रिपोर्ट देखिए। बचपन से सुना है कि आफत बिन बुलाए आ जाती है, लेकिन उत्तराखंड की आपदा की बात करें तो हजारों लोगों को लील जाने वाले इस आफत को न्योता देकर बुलाया गया है। और इतनी बड़ी तबाही को बुलाने का काम किया है विकास के पैरोकारों ने। उन्होंने जो नहीं जानते थे कि पहाड़ों का सीना चीरकर जिस विकास पर वो ताली पीट रहे हैं, वही विकास यहाँ रहने वाले लोगों के लिए विनाश लेकर आएगा। लगातार बन रहे बांध, बड़ी बड़ी विद्युत परियोजनाएं और बड़े पैमाने पर अवैध खनन ने पहाड़ों को खोखला कर दिया। वर्तमान में भी उत्तराखंड में लगभग 500 परियोजनाओं का निर्माण कार्य कई अलग अलग क्षेत्रों में किया जा रहा है। पर्यावरणविद मानते हैं कि उत्तराखंड में आई आपदा के पीछे यही वजह है। लेकिन इस पर जिस तरह से लालची विकास ने विनाश किया
उस विनाश की ये दर्शन है। इन्होंने एक के बाद एक नए नए भवन बनाए और उन पर वो जो बारिश की बूंदें आई वो सीधा पानी इकट्ठा करके सब नीचे आया। पिछले दिनों कैग ने भी एक रिपोर्ट उत्तराखंड विधानसभा को सौंपी थी। रिपोर्ट में साफ कहा गया था कि हिमालयी क्षेत्रों में जिस तरह से परियोजनाओं का निर्माण कराया जा रहा है उससे बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। इसके अलावा उत्तरकाशी और केदार घाटी में हो रहे अवैध खनन पर भी कैग ने चिंता जताई थी। हालांकि राज्य सरकार इस तरह की बातों को सिरे से खारिज कर रही है। ऐसी जगहों पर आपदा का खतरा कई गुना ज्यादा रहेगा। हमारे यहाँ जितना खनन है उत्तराखंड में गढ़वाल मंडल, फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन और कुमाऊं मंडल करता है। प्राइवेट माइनिंग है ही नहीं हमारे यहाँ। और ये जिस तरह की जो ये बातें उठाई जा रही हैं ये बिल्कुल न तो इसका कोई औचित्य है और यदि ऐसा था तो कोई एक विशेष आप मुझे बताइए कि इसकी शिकायत आई जिस पर शासन ने कार्रवाई नहीं करी है। और फिर मैं कह रहा हूँ अगर नदियों में आप सिलेक्टिव माइनिंग नहीं करेंगे तो रिवर बेड बढ़ेगा और फ्लड्स और आएंगे। पिछले साल पर्यावरण मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक उत्तरकाशी के बड़े इलाकों को पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील यानी इको सेंसिटिव क्षेत्र घोषित किया जाना था। ऐसा करने के बाद यहाँ नए निर्माण पर रोक लग जाती, साथ ही इलाके में पर्यटकों की संख्या भी सीमित करनी पड़ती। अधिसूचना के मुताबिक 4179 वर्ग किलोमीटर इलाके को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया जाना था। इस इलाके में सभी जल विद्युत परियोजनाओं पर रोक का प्रस्ताव भी था, लेकिन पहले उत्तराखंड की बीजेपी सरकार ने इसे रोकने का काम किया। फिर कांग्रेस सरकार ने इस पर कोई तवज्जो नहीं दी। Uttarakhand has a point of view. I think we need to discuss it. We need to arrive at a solution. However, as the Minister of Environment, I feel very strongly that it's an ecologically fragile zone and the eco-sensitive zone proposal needs to remain in place and not be removed. अब तबाही के बाद सूबे पर राज कर चुकी बीजेपी भी मान रही है कि प्रदेश में अवैज्ञानिक तरीके से परियोजनाओं का निर्माण कराया जा रहा है। यही नहीं, कई जगहों पर अवैध खनन की बात भी मानी जा रही है। खनन हो रहा है या जो भी वहाँ पर निर्माण हो रहा है, चाहे बांध बन रहे हैं, चाहे बिजली परियोजनाएं बन रही हैं या वहाँ पर जो सड़कें बन रहे हैं, मोटर मार्ग बन रहे हैं, उनको बहुत अध्ययन के बाद और वैज्ञानिक तरीके से उसको निर्माण करना चाहिए। आपदा से सबसे ज्यादा तबाह केदारनाथ और बद्रीनाथ रहे। यही वो इलाके हैं जिसमें प्रकृति के साथ सबसे ज्यादा छेड़छाड़ हुई है। बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं की वजह से इन इलाकों में जमकर निर्माण कार्य हुआ है। राज्य सरकार इन पर कोई अंकुश नहीं लगा सकी। तो क्या ये कहना गलत होगा कि उत्तराखंड में हुई इस विनाश लीला की पटकथा के लेखक वो ही हैं जिन पर लोगों की जान बचाने की जिम्मेदारी है? उत्तराखंड में आई आपदा को रोका जा सकता था। जी हां, कैग व भूगर्भ विभाग ने पहले ही चेतावनी दी थी कि उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्रों में परियोजनाओं व अवैध खनन की वजह से भविष्य में बड़ी आपदा आ सकती है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि सरकार कब रिपोर्टों को हल्के में लेना बंद करेगी। कैमरामैन पवन के साथ में पंकज पवार, देहरादून, समाचार प्लस। और हम बताएं आपको कि उत्तराखंड का नंबर 1 चैनल, आपका अपना समाचार प्लस चैनल, हमारे 1 दर्जन से ज्यादा जो संवाददाता हैं वो अलग अलग जगहों पर आपदा प्रभावित इलाकों में पहुंचे। हमारे संवाददाता केदारनाथ घाटी गए और इसके अलावा बद्रीनाथ भी पहुंचे। उत्तराखंड में आई तबाही किसने बुलाई, ये हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये लालची विकास है जिसकी वजह से विनाश को हमने न्योता दिया है? ये समझना होगा। ये 2 तस्वीरें हैं भगवान श्री बद्रीनाथ धाम की और श्री केदारनाथ धाम की। केदारनाथ धाम जो इस प्राकृतिक आपदा में तहस नहस हो गया है। कमोवेश राहत की बात यह है कि बद्रीनाथ में अभी इतनी भयावह स्थिति निर्मित नहीं हुई है। हालांकि जो रास्ता है बद्रीनाथ तक पहुंचने में, जहां तहां लोग फंसे हुए हैं, लोग डर गए हैं और लोग अपने अपने घरों को सुरक्षित वापस जाना चाहते हैं। समाचार प्लस सबसे पहले इन दोनों जगहों पर एक साथ पहुंचने वाला एकमात्र न्यूज चैनल है, आपका अपना समाचार प्लस। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको सबसे पहले दिखा रहे हैं। चलिए अब चर्चा आगे बढ़ाते हैं। प्रकाश पंत साहब, मेरा पहला सवाल आपसे है, लालची विकास की वजह से क्या इस विनाश को हमने खुद बुलाया है?
अपना दरवाजा हमने खुद दिखाया है। जो लालच है वो लालच किसी भी स्तर पे हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, हम आरोप प्रत्यारोप में नहीं जाएंगे। क्या इस लालची विकास की वजह से आज हम विकास का दंश झेल रहे हैं, अभिशप्त हैं इसके लिए? देखिए अतुल जी, मैं थोड़ा सा 2 मिनट आपका लेना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण परिचर्चा आज आपने आयोजित की है। उत्तराखंड के संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र के परिदृश्य को थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करें। उत्तराखंड राज्य के अंदर 53,483 वर्ग किलोमीटर का संपूर्ण भूभाग है और इस 53,483 वर्ग किलोमीटर के भूभाग में से जो भारत सरकार के माध्यम से वन क्षेत्र घोषित हुआ है वो 35,651 वर्ग किलोमीटर है। अर्थात हमारे पास केवल मात्र 18,000 वर्ग किलोमीटर के लगभग भूमि ऐसी है जिसको हम वन क्षेत्र से बाहर समझ करके चलते हैं। और राज्य का जो हमारा आबादी का क्षेत्र है, उस आबादी के क्षेत्र में 16,826 गांव हैं और इन गांव में आपको एक और आंकड़ा मैं दूं कि 165 गांव ऐसे हैं जो वन गांव की श्रेणी में है, अर्थात वो गांव जंगल के अंदर हैं और वन गांव के रूप में अभिसूचित हैं। ठीक है। अब इसके साथ साथ जो वर्तमान में जो भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम 1980 लागू किया था, देखिए ये जो 1 करोड़ की आबादी है वो इस ही भूमि पर निवास करती है। इन देश की आजादी से पहले और देश की आजादी से लेकर के आज तक की स्थिति में उस आबादी का जो जल जंगल जमीन के साथ जुड़ाव था, वो जुड़ाव बहुत मजबूती के साथ था और वो पर्यावरण संतुलन को बेहतर तरीके से समझते थे। ये बात सच है अतुल जी आपकी कि ये विकास की इस तीव्र गति में कहीं न कहीं हम उस पर्यावरण संतुलन को भूल से गए और इसका परिणाम जो कुछ आपने अभी चैनल में दिखाया है, ये इस सत्यता से कोई नकार नहीं सकता। लेकिन सवाल क्या पैदा होता है कि ये जो आबादी है, इस आबादी के इन विकास की इस तीव्र गति में हमने इस आबादी को जो पलायन की बात आप करते हैं, ये हम धीरे धीरे हमने नदियों के किनारे जो छोटे छोटे कस्बे थे उसको शहर के रूप में विकसित किया और वो जो नदियों के मुहाने हैं वो कम चौड़े होते चले गए। ये एक बहुत चिंता का विषय इस समय है। सवाल जो आपने अभी खड़ा किया है वो इको सेंसिटिव जोन से लेकर के जुड़ा हुआ है। इको सेंसिटिव जोन की बात ठीक है अपनी जगह पर, पूरे विश्व भर में बैठे हुए पर्यावरण प्रेमी और पर्यावरण की जो चिंता करने वाले लोग ठीक समझ सकते हैं कि हमारा जो ये 35,651 वर्ग किलोमीटर का जो वन क्षेत्र है, इस वन क्षेत्र के संरक्षण की बात वो करेंगे। लेकिन सवाल क्या है कि इस वन क्षेत्र में रहने वाले जो 1 करोड़ की आबादी है उसके हक हकूक का क्या होगा, उसके आम जीवन आम दैनिक दिनचर्या का क्या होगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। हमने अगर बात कही कि हमने कहा कि ये जो इको सेंसिटिव जोन डेवलप करने की बात कर रहे हैं, जो 135 किलोमीटर का जो ट्रैक है, जिस ट्रैक में अभी आपने बताया कि 4,179 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र उसके अंतर्गत आएगा, इस वन क्षेत्र में रहने इस इको सेंसिटिव जोन में रहने वाले लोगों का क्या होगा? क्या उनकी दैनिक दिनचर्या प्रभावित होगी इससे, या उनको इसकी वजह से अपने गांव घर को छोड़ करके चला जाना पड़ेगा? एक और हम बहुत बड़े विकास की बात करते हैं तो हमको इनके विस्थापन की चिंता भी करनी पड़ेगी। हमारे पास भूमि बहुत सीमित है, हमारे पास मात्र 18,000 वर्ग किलोमीटर भूमि है, 53,483 और अच्छी होनी चाहिए। प्रकाश जी, मैं आपके मूल मंतव्य को अगर सही समझ पाया, मैं रिपीट करता हूं, आप इंडोर्स करेंगे तो आगे बोलूंगा, नहीं तो विड्रॉ कर जाऊंगा। मूल मंतव्य ये कि सीमित जमीन है, यहां के नागरिकों की रोटी रोजी की चिंता कैसे हो, ये मूल मंतव्य है। ठीक, मैं सही समझा ना? जी बिल्कुल ठीक। उत्तराखंड की जो भी संपत्तियां हैं पर्यावरण की दृष्टि से, वो केवल उत्तराखंड की संपत्तियां नहीं है। जी ये संयोग है कि वह उत्तराखंड की भौगोलिक सीमा के अंदर है। कल वो उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा के अंदर थी। गंगा यमुना तमाम नदियां, हिमालय पर्वत केवल उत्तराखंड का विषय नहीं हो सकते ना, ये देश के लिए जरूरी है, ये समझना है हमको। तो मैं एक बात कहता हूं, प्रकाश भाई ने जो बात उठाई वो भी अपने एक तराजू पर उसको भी रखना होगा, उसको भी नकार कर किसी कुंड में विसर्जित करके बात आगे नहीं ले जा सकता मैं। लेकिन मैं ये कहता हूं, उत्तराखंड की जो संपत्तियां हैं जिनको विनाश के मुंह में ढकेल दिया भ्रष्ट लालची
छोटी मानसिकता के राजनेताओं ने, ये भी साथ में जोड़ रहा हूं, उन सब लोगों के लिए एक बेहतर उपाय हो सकता था कि चूंकि गंगा, यमुना और भागीरथी, तमाम नदियां, बर्फ, ग्लेशियर, पहाड़, जंगल, ये जितनी चीजें हैं उत्तराखंड की,